बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से। उसके बाद फिर मुल्की मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ित्ते की सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने कंधार में भारतीय कौंसलेट पर कब्ज़ा कर लिया है और उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। तालिबान के जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने 200 से ज़ायद अजला पर कब्ज़े का दावा किया है और उनका यह भी कहना है कि हालिया जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान सिनफी कवानीन लागू नहीं करते और ख़वातीन की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह कहना है कि ये वीडियोज़ पुरानी हैं, दाइश के लोगों की ये वीडियोज़ हैं, इनका तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हालिया सूरत हाल में भारत की जानिब से जो अफगानिस्तान में सरमायाकारी थी उसका क्या बनेगा? तालिबान अगर भारतीय कौंसलेट पर कब्जा कर चुके हैं और वहां से चीन के जो लोग हैं वो भी इनखला चाह रहे हैं। अमेरिका ने अपनी पूरी अफवाज और नेटो अफवाज का इनखला मुकम्मल कर लिया है, अलामती इनखला मुकम्मल हो गया। आने वाले दिनों में सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक होगी या अमन की जानिब किस हद तक ये वापस जाएंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ रुजू। राना साहब, अभी जो हालिया सूरत हाल है, कंधार को अगर ले लिया जाए और 200 अजला पर कब्जे का दावा ले लिया जाए, सूरत हाल किस नहज पे है और आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी या फिर खाना जंगी बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपने मौजू ऐसा छेड़ दिया, ख़बर ऐसी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखसूस और पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर क्या हुआ। कल से बड़ी ख़बरें चल रही हैं कि भारत अपना कौंसलेट छोड़ के भाग गया। भारतीय कौंसलेट पर वीडियो जारी होगी कि भारतीय कौंसलेट जो है उस पर तालिबान जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। बहुत सी भारतीय कौंसलेट के इर्द गिर्द जो रहायशगाहें थी उन पर कब्ज़ा हो गया। ये वीडियो तालिबान ने खुद वीडियो जारी की और वो आई, अगर हो सके तो वीडियो भी दिखाई जाए। अब यासर आगे चलते हैं, ज़रा आपको असल बात बताते हैं कि और उसके बाद एक वीडियो यासर वो भी थी जिसमें तैयारे दिखाए गए जो भर के लाए असला, भारतीय तैयारे असला भर के लाए। भारतीय तैयारों में अफराद नहीं थे, असला था। वो असला काबल में किन को दिया जाएगा, वो असला किन में जा रहा है, वो असला किस लिए लाया जा रहा है। 2 जहाज़ तो वो जो सामने आ गए, लेकिन आज मैं आपको इंकशाफ करते हम यहाँ पे, बल्कि ये सबूत के साथ इंकशाफ है कि वो जो असला था वो असला 2 जहाज़ों में नहीं आया। इससे पहले 6 जहाज़ वहाँ पे आ चुके हैं। 6 जहाज़ों में असला आया। असला आने के बाद 6 जहाज़ों में बाकायदा वहाँ पर ये असला बलोच लिबरेशन आर्मी जो एक बनाई गई थी ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जी BLA, उसको दिया गया। ये TTP पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तकसीम किया गया, दाइश में तकसीम किया गया। ये असला ना सिर्फ उनमें तकसीम किया गया बल्कि ये असला और उनमें तकसीम करने के बाद अब काबल के अंदर 13,000 ऐसे अफराद हैं, 13,000 जिनमें यह असला तकसीम किया गया है और उन्हें कहा गया है कि काबल के अंदर एक ऐसी खौफनाक खाना जंगी शुरू कर दो। तालिबान वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, कुछ तालिबान के रूप में आ जाओ, कुछ तालिबान के मुखालफत में आ जाओ और ऐसी वहाँ पे खाना जंगी शुरू कर दो कि पूरी दुनिया के अंदर ये तासर जाए कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है। फिर वो तालिबान पे डालो ताकि दीगर जो फोर्सेस हैं वो दोबारा ये प्रेशर डालें कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, अफ़गानिस्तान के ऊपर फलां किया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई जंग छेड़ी जाए। या सर ये एक तो वो जहाज़ जिनमें ये सारा माल आया, ये सारी चीज़ें आई, उनकी तफसील आपको बता रहा हूँ। ये 2 नहीं 4 उससे पहले भी जहाज़ आए। अब कंधार जो है, कंधार आपको पता है कंधार में असल क्या होता था। कंधार का जो कौंसलेट है, इसके इर्द गिर्द जो रहायशें हैं, जब तालिबान ने वहाँ कब्ज़ा किया, कुछ वीडियोस जारी की, कुछ वीडियोस जारी नहीं की गई, तो ज़राए बताते हैं कि वहाँ पर ऐसी वीडियोस, फिल्में मिली, ऐसी चीज़ें मिली कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग के लिए जिन्हें इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पर 51 ट्रेनिंग कैंप मिले कंधार में। 51 वो ये ट्रेनिंग कैंप किन के थे? ये जो आर्मी बनाई गई थी उनके थे, ये रा के थे, ये वहाँ पे TTP पाकिस्तान के थे, ये वहाँ पर दाइश के थे, ये वहाँ पर पाकिस्तान की मुखालफ क़ुव्वतें जो हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर, इवन यहाँ पर कि MQM लंदन के कुछ लोग जो हैं उनकी भी बड़ी अहम सी चीज़ें मिली हैं। फिर कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पर तस्वीर मिली हैं और कुछ तस्वीर यासर इतनी खौफनाक हैं। कौंसलेट के अंदर कुछ तस्वीर ऐसी मिली कि जिनके ऊपर इस तरह कांटा लगा हुआ है,
क्रॉस लगा हुआ है और उसके ऊपर वो पाकिस्तान के अहम तरीन अफराद की तस्वीरें हैं, यानी उनको टारगेट करने का किसी को कहा गया है। वो जो ज़राए कहते हैं कि जो नीचे निशान है जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल के तौर पर इस्तेमाल होता है, उस निशान में ये नज़र आ रहा है। अब भारत को पता है कि भारत की इस वक्त अगर आप देखें कि भारत जो है इसकी अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें 22 अरब डॉलर जो है, इसकी कम से कम 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंधार में थी। अब कंधार में क्या होता था जिसकी वजह से भारत को ये बड़ा खौफनाक है, कंधार में वहाँ पे 19 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ कंधार के अंदर 19 अरब डॉलर की, और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को सी पैक और बलोचिस्तान ये टारगेट थे। अब सी पैक और बलोचिस्तान टारगेट थे, और वहाँ पर बैठकर ही चाइनीज़ को निशाना बनाया भी जाता था। वहीं पर बैठकर चाइनीज़ को किस तरह टारगेट किलिंग की जानी है, गैर मुल्कियों की किस तरह की जानी है, मजहबी जमातों की किस तरह की जानी है, सी पैक को किस तरह। 19 अरब डॉलर ये थोड़ा होता है यार, ये 19 अरब डॉलर सिर्फ इस काम के लिए था। और वहाँ से ऐसे शवाहद मिले हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। अब भारत ने देखा कि हमारा अहम तरीन कंधार भी हमसे ख़त्म हो गया, चूँकि NDS वहाँ में मुकम्मल सपोर्ट करती थी, अफ़गानिस्तान हुकूमत की बहुत सी शख्सियात इन्हें सपोर्ट करती थी, और वहीं उसके अलावा इनके पास जगह कोई नहीं थी जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती। ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर, पैसा वहाँ पे दिया जाता, साजिश वहाँ पे तैयार की जाती, सारा कुछ वहीं पे तैयार किया जाता था। अब वहाँ से इनके लोग जो है 3 दिन, या सर ये भी मैं आपको बता दूँ, 3 दिन पहले कंधार से इन्हें जब पता चला कि अब यहाँ पे ये सब कुछ होने लगा है, तो 3 दिन पहले कंधार से ये लोग निकलते हैं, आके काबल के अंदर ये आ जाते हैं। 2 त्यारों की तो हम तस्वीरें बन गई, बाकी त्यारे जो हैं वो उस वक्त आते हैं जिस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं होता। अब एक सवाल है कि क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की एजेंसियां, क्या उनके नोटिस के बगैर वहां पे त्यारा लैंड कर सकता है? अब तो एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया है। क्या उनके नोटिस के बगैर वहां पे इतना असला आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अब प्लानिंग ये हो रही है कि वहां पर गुमसान का रन पड़े, खाना जंगी शुरू हो जाए, अब फिर ये खाना जंगी की सूरत में बहुत से अफगानियों को पाकिस्तान की तरफ भेजें, क्या पाकिस्तान चले जाएं, फिर उन अफगानियों के अंदर इनके अपने लोग शामिल हों जो अफगानियों के कैंप में तो रहे लेकिन वहां पर साजिश कुछ और कर रहे हो। ये बड़ी खौफनाक एक साजिश है। जिस तरह इन्होंने अपने अड्डे देने का फैसला भी कर लिया हुआ, लेकिन अभी उन तो ख़त्मी वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो अब ये इस तरफ चल पड़े हैं। अब ये जो एक वीडियो जिसकी तालिबान ने तरदीद की है कि हमारी नहीं है, हम ऐसे नहीं है, ये दाइश की वीडियो है, सारा कुछ कर, ये सारा कुछ अब काबल में हो रहा है। अब चूँकि काबल पे इनको खदशा है कि तालिबान काबल चले जाएंगे, वो काबल पे कब्ज़ा कर लेंगे। देखें, जो गलत करेगा उसके लिए तमाम जो कुव्वतें हैं वो काम करेंगी, लेकिन इंडिया ने जो खौफनाक खेल खेला है, इंडिया की वो चीज़ें जो सामने आई हैं कि वो किस किस को वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, कितना पैसे इन्वेस्ट करता था, कंधार के अंदर क्या होता था, और अब ये जो असले के जहाज़ नज़र आ गए हैं, अब ये असला ज़हन में रखिएगा अफ़गानिस्तान को नहीं दिया जा रहा। आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लें, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, और ये चलाया भी भारतीय मीडिया ने है, ये सबसे पहले भारतीय मीडिया में है ना। अब तमाम चीज़ें निकाल के देख लें, जब आप किसी मुल्क को असला भेजते हैं तो उस असले के लिए भेजने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कोई रूल्स होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई मामला होते हैं, फिर वो असला कहाँ कहाँ जाता है ये उसकी आर्मी के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ये असला जो लेकर गए हैं वो वहाँ पर जो कौंसलेट के लोग हैं, इनके एम्बेसी के जो लोग हैं वो लेके गए हैं, और कुछ वहाँ पे जो वर्दियों में लोग थे वो लेके गए हैं। अब बड़ी खौफनाक साजिश भारत की काबल के अंदर खाना जंगी की है, उस सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन तैयारी की हुई है। बहुत से जो है ऐसे अफराद जिनको वो तालिबान साबित करेंगे, ऐसे अफराद जिनको वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से तशबीह देंगे, ऐसे अफराद जिनको वो कहेंगे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आएँ। ये पूरी एक प्लानिंग की गई है। प्लानिंग के बाद वहाँ पे शहरियों का कत्लेआम किया जाएगा। वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, सियासी शख्सियात और सियासी घरों को निशाना बनाया जाएगा, सियासी दफातर, सरकारी दफातर को निशाना बनाया जाएगा, ताकि वहाँ पर यह फ़ज़ा कायम की जा सके। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि चाइनीज़ भी वहाँ से इनकला चाहते हैं, उनको इत्तला मिल चुकी है कि ये एक खौफनाक जो गेम खेली जा रही है उसमें आखिरकार सी पैक को ख़राब करने के लिए चाइनीज़ को टारगेट किया जाएगा, चाइना को खिलाफ करने के लिए चाइनीज़ को टारगेट किया जाएगा, वहाँ पर गैर मुल्कों को टारगेट किया जाएगा। और ये भी जो अच्छा है कि वो पाकिस्तान के कौंसलेट पर, पाकिस्तान के सफारतखाने पर हमला ना करें और उन पर भी कोई ऐसा तासर ना देने की कोशिश करें। ये यासर एक बड़ी खौफनाक साजिश है जिसको हम बेनकाब करते हैं कि ये साजिश जो है वहाँ पर हुई है। और भारत का असला देना
2 नहीं 6 जहाज भारत के आए हैं। अब इंटरनेशनल कुफ्तों को देखना होगा, आलमी ताकतों को यह देखना होगा कि खित्ते में बदअमनी कौन फैलाना चाहता है। अगर अमेरिका 20 साल बाद पसपाई का रास्ता इख्तियार कर रहा है, बंदूक से फैसला नहीं कर सका, तो खित्ते में बदअमनी फैलाने वाले अभी ये उनसर जो पनप रहे हैं, इनका भी कला कमा होना चाहिए, इनका भी बेनकाब होना बेहद जरूरी है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की कंपेन जारी है। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता दिनों की तरह फिर हदफ़े तनकीद जो बनाया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान पे कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाया। उनकी तकरीर का कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना, और वो अब कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा हुआ है। नाज़रीन, ये तो थी मरियम नवाज की गुफ्तगू। आज वफाकी वज़रा ने भी अपोजिशन को निशाने पर लिए रखा। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को क्या जवाब दिया है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। मरियम बीबी वहाँ पर जो कैंपेन कर रही हैं, आप देख रहे हैं, उनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है, उनको कश्मीर की तारीख का इल्म नहीं है। PMLN भी इलेक्शन में एक धांधली का वावेला मचाना अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी सियासी पोजीशन जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और बड़ी जल्दी आप भी देखेंगे कि मरियम नवाज भी इलेक्शन कैंपेन से राह फरार इख्तियार करेंगी। राना साहब, मरियम नवाज ने यह कहा है कि वज़ीर आज़म अगर आज़ाद कश्मीर आए तो अपना नामा अमाल अपने हाथ में लेके आए। दूसरा उनका यह कहना था कि आने की कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोग चूज़ कर चुके हैं। तो क्या नून लीग के दौरे हुकूमत में भारत के साथ हमारे टर्म ऐसे ही थे जैसे मौजूदा हुकूमत में? यार बड़ी अच्छी बात की यासर, मैं ये चाहता था कि आप इस टॉपिक को लेकर आएँ और हम इस पर बात ज़रूर करें। मैं चाहूँगा ज़रा वो वीडियो चला दें जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जब उनकी हुकूमत थी, और उसके बाद जब हुकूमत नहीं भी रही, उन दिनों में भी वो लाहौर में एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चूँकि कैमरा की मजबूरी की वजह से हम इनकी वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बताता हूँ ये हर बहरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तकरीब में फरमाते हैं कि जनाब ये सिर्फ 2 सरहदें हैं, लाइनें लग गई हैं और कुछ नहीं है। हम भी वही खाते हैं जो वो खाते हैं, हम भी वही बोलते हैं जो वो बोलते हैं। ये कह रहे हैं वो लाइनें, ये हमारी नज़रियाती सरहदें हैं, वो सरहदें हैं जिसके लिए हज़ारों बहनों ने अपनी इस्तें पमाल करवाई, हज़ारों नौजवानों ने खून का नजराना पेश किया, कई माओं के जो हैं घरों के चिराग जो थे नौजवान वो बुझ गए। पता कितने हज़ार मुसलमान शहीद हुए, फिर जाके ये नज़रियाती एक लाइन लगी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये बस एक लाइन है। आप बहुत बड़ा कह रहे हैं, आप भी आलू गोश्त पसंद करते हैं, मैं भी आलू गोश्त पसंद करता हूँ। फिर वो कह रहे हैं जनाब कि वाजपेयी ने मुझे कहा कि कारगिल में आपने ज़्यादती की, हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने कहा बिल्कुल जी आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। भाई ये मैं नहीं कह रहा, उनका ये भी कहना था मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उसके बाद जनाब मुझे है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब जो ज़ालिम तरीन है, जिनके मतलब सब कहते हैं, और मेरी बहन मरियम साहिबा ने कहा कि इमरान खान, मैं इमरान खान की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ तल्ख हक़ाइक़ दिखाना चाहता हूँ कि वो अगर आप शॉर्ट सुना दें कि जो इमरान खान साहब को क्या तुम कश्मीर का सौदा कर दिया है, तुमने ऐसा कर दिया है, ये इन्होंने कहा। तो ज़रा वाजपेयी, ये जो नरेंद्र मोदी है, ये किसकी शादी में आए थे? ये अच्छा, वो इसका क्या मंतिक के साथ इसका बयान देती हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो ये हमारी चौखट पे आया करते थे, अब आपका ये फ़ोन नहीं उठाते। बात यह है कि जब इनकी हुकूमत थी तो क्या कश्मीर में जुल्म तशद्दुद बंद हो गया था? क्या भारत के अंदर मुसलमानों के खून से होली खेलना बंद हो गई थी? क्या भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग होना बंद हो गई थी? क्या भारत ने कंट्रोल लाइन पर फायरिंग करना छोड़ दी थी? क्या भारत ने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिशें छोड़ दी थी? क्या कश्मीर के अंदर जद्दोजहद करने वाले जो हमारे जो कश्मीरी मुजाहिदीन नौजवान हैं, क्या उनको जेलों से रिलीज़ कर दिया गया था? नहीं जनाब, जब आपका वो दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन जब आया तो आपने उसका इस्तकबाल किया। जब उसे पता हो कि मैं जिसके बंदे मार रहा हूँ, जब उसे पता हो कि जिसके खिलाफ मैं साजिश कर रहा हूँ और मैं उसी मुल्क में जाऊँगा तो मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा और फिर मुझे घर में तोहफ़ा दिया जाएगा, मैं बग़ैर वीज़े के शादी की तकरीब में शिरकत कर सकूँगा। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा वो वीडियो भी निकाल लें, अगर आपके पास वो जाती उम्रा की वीडियो हो
तो वो निकालें, वो भी दिखाएं, ताकि वो हकायक जो है वो सामने आ सके, वो चीज़ें जो हैं वो सामने आ सके। तो यासर ये तो बड़ी चीज़ है। मैं तमाम सियासी जमातों से कहूँगा, खुदारा कश्मीर के इलेक्शन पे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश न करें। राणा साहब, कश्मीर हमारे की सियासी तहरीक को रहनुमाओं खराब करने की को ये साजिश बात न समझ क्यों नहीं आती कि जब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, कांग्रेस का कोई फर्द बोलता है तो पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है कि भारत में अपने ही लोग उनके मुखालिफ हो चुके हैं। तो इन्हें क्यों नहीं समझ आती कि जब आप हुकूमत के मुखालिफ होंगे तो आपकी इन तकरीरों को पजीराई भारत में मिलेगी? बात ही हुकूमत के मुखालिफ हों या सर, अपोजिशन का काम है हुकूमत के मुखालिफ होना, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ तो ना हो, आज़ादी की तहरीक के मुखालिफ तो ना हो, आज़ादी की तहरीक के नौजवानों को मायूस करने के दर पे तो ना हो। भाई आप बात करें जाके इलेक्शन में कि हमारी हुकूमत ही, हमने बड़ा अच्छा काम किया, ये काम है, हुकूमत ने अच्छा काम, दूसरी हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया, ये करें। ये सियासत आपकी तनकीद करनी बनती है, लेकिन जब वहाँ जाकर आप अपने माजी को भूल जाएंगे कि आपके तकरीरें करते थे, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको कहाँ बुलाया, कौन मरी में किससे मिला, कौन लाहौर में किसकी शादी में आया, तो उसके बाद आप ये कहें, फिर आप ये भी कहें कि ये लकीर जो हज़ारों खूनों की खून देने के बाद हासिल की गई, जो एक पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदें हैं, ये जो कोई नहीं तोड़ सकता, आप उसके आम सी लकीरें हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी तकरीर अगर आज पाबंदी ना होती कुछ पैमरा की तरफ से तो हम पूरी वो तकरीर सुनाते, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो लफ्ज़ पर लफ्ज़ वही है जो हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था, ये वही है यासर साहब। तो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूँ, इस बार पाकिस्तान के अहम अदारे बड़े नाराज़ हैं। आज तो कुछ लोगों ने कहा ना जी कि मरीम साहब का लहजा बड़ा अच्छा था, फ़ौजियों को देकर सलूट किया, करना बनता, सबका सलूट करना बनता। भाई वो फ़ौजी हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, वो फ़ौजी हैं जिनकी वजह से हम रात को सुख की नींद सोते हैं, जिनकी वजह से हम आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। तो आपने अगर उनको सलूट किया या उन्होंने आपको सलूट किया तो उन्होंने आपको सलूट बतौर पाकिस्तानी किया है, लेकिन आप क्या उनके साथ खेल खेलना जा रहे हैं? आप सब, कोई भी सियासतदान हो, सबको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के खिलाफ ना जाएं, एक दूसरे के खिलाफ जो बात करनी है करें। पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तानियत पहले है, आपकी सियासत बाद में होगी। सियासी इल्ज़ामात लगाइए, एक दूसरे को हदफे तनकीद भी बना, लेकिन ये देखिए कि आपकी कौमी पॉलिसी क्या है और क्या आपके वतन पे कोई हर्फ तो नहीं आएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वादों दावों की सियासत इस वक्त उरूज पर है। इल्ज़ामात भी बेहद लग रहे हैं। कश्मीर इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने PTI को हदफे तनकीद बनाया है, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में रही, तो अमालनामा कौन सा चाहिए जिसे लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में जाना है, जिसकी डिमांड की जा रही है। मरीम नवाज ये कहती हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन चलानी है, अपने वज़रा को यहां से हटाएं, यहां के लोग एहतसाब करना खूब जानते हैं, तो वो किसका एहतसाब करेंगे, वफाकी हुकूमत का या आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता हुकूमत का? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर जलात फयाजुल हसन चौहान साहब ने। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, इलेक्शन की कैंपेन जारी है आज़ाद कश्मीर में। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमालनामा अपना दिखाए, कश्मीर का सौदा आपने किया, बुज़दिल आप हैं, आप कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो सोच है बेहतरी की वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बेगम सफदर अमान के मैं आपको नून लीग का जवाब दूंगा, फिर बिलावल जरदारी का भी जवाब दूंगा जो वहां पे पढ़ के मारते रहे। नून लीग और बेगम सफदर अमान साहिबा के लिए अर्ज है कि 2016 का इलेक्शन था कश्मीर का, और बिल्कुल चकोठी के पास जना मुजफ्फराबाद के बॉर्डर पे, जहाँ पे इंडिया का बॉर्डर शुरू होता है, वहाँ पे जलसा था और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे तकरीर करने गए। और आप यकीन जाने तकरीर में जनाब वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जनाब वो बातें कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इंडिया की और अपनी पॉलिसीज की तारीफें कर रहे थे। अब इनसे पूछो कि बेगम सफदर अमान से कि आप और आपके वालिद साहब और जनाब मोदी वो कुंभ के बिछड़े हुए मेले के भाई सारी दुनिया के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जना साड़ियों की और आमों की पेटियों की और आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात की, और मोदी की अम्मा के साथ जनाब अपने
ताल्लुकात की आपके वालिद साहब बरमला इजहार किया करते थे। आपके वालिद साहब और आपकी जनाब बेटी की शादी पे जनाब वो बिल्कुल तमाम डिप्लोमेटिक एटिकेट्स को बाला तार रख के जो है वो आपकी जनाब शादी की तकरीब में वो शिरकत करता है। तो इंडिया का और मोदी का यार कौन है, उसका दिलदार कौन है, उसका शराकतदार कौन है? वो तो आप हैं, आपका खानदान है। आप आके ये बातें करें कश्मीर के हवाले से, उस फर्द के हवाले से कि जिस फर्द ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से लेके हर नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल फोरम्स के अंदर और फ्लोर्स पे खुला के डंके की चोट पे जो वो कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा हो, तो मैं समझता हूँ कि इनको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। दूसरा, बेगम सफदर अमान साहिबा के लिए ये अर्ज है कि आपने जिस इलेक्शन में हिस्सा डाला, गिलगित बल्तिस्तान में हाथ डाला, वहां पे नाकाम और नाकाम, अब अल्लाह पाक के करम से आपने इसमें भी हाथ डाला है। पहले इनको 1 या 2 सीटों का शायद मेरे कागजों में था कि शायद ये निकाल लें 45 में से। अब आप मेरी बात लिख लें कि इनको शायद 1 सीट भी नहीं मिलेगी। अब आते हैं बिलावल जरदारी की तरफ। ये भी सुनना, बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा। बिलावल जरदारी साहब 45 में से 8 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करके फड़के मारते फिर रहे हैं हुकूमत बनाने की और इनकलाब लाने की। ये बिल्कुल वही है। वो एक बंदा था, उस हर रोज रात को ना मसल्ला अपने सेन में जना बिछा के ना झाड़े मार मार के आहो बका करके दुआएं करता था, ऐ अल्लाह मुझे औलादे नरीना दे दे, ऐ अल्लाह मुझे औलादे नरीना दे दे। होता था, झाड़े मारता था, हमसाए तंग से जना उनकी नींदें डिस्टर्ब थी। और पहले 45 जो कम अज कम 26 सीटा जीतनी है, उसके बाद हुकूमत बढ़नी है तो इनकलाब आ रहा है। कैंडिडेट को याद खड़े की ना, तो ये बिलावल जरदारी बड़के हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इंशाल्लाह पीटीआई वहां से वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि कश्मीरियों को पता है कि जो कश्मीर की जंग और जो कश्मीर का मुकदमा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लड़ा है, वो आज तक किसी ने नहीं लड़ा। और मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बताऊं, मेरी जाती राय में दुनिया की तमाम अक़वाम में से सबसे ज्यादा बाशऊर और समझदार जो है वो कश्मीरी अवाम है। जितने वो यूरोप, अमेरिका, दुनिया के हर फयाजुल साहब माजरत से मरियम साहब और मियां नवाज से भी कश्मीरी हैं, उन्होंने खुद कहा कश्मीरी हैं, पर गद्दार हर कौम में होते हैं। उमर अब्दुल्ला और ये सारे लोग भी जाने, ये भी कश्मीरी थे, ठीक है ना। उमर अब्दुल्ला का बाप भी कश्मीरी था। तो कहने का मकसद ये ओवरऑल जाने एक कंसेप्ट होता है। और सबसे ज्यादा बाशऊर, सबसे ज्यादा समझदार चीजों को, अब जो मुकदमा कश्मीर का लड़ा है, ये लोग बेवकूफ तो नहीं है ना कश्मीर के अवाम, उन्हें नजर नहीं आता। एमी सैयद अली गिलानी जो है वो इमरान खान साहब की तारीफें करते हैं। एमी जो है ना वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो लोग अपने प्यारों की लाशें उठा के जो है ना इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप पूछे ना क्यों करते हैं वो? नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं मकबूजा कश्मीर में जना वो शहीदों की जना वो जनाजों के में लगे? इमरान खान साहब के क्यों लगते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर जिस अंदाज से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा है, आज से पहले पाकिस्तान के किसी लीडर ने नहीं लड़ा। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 25 जुलाई को अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी बिलावल जरदारी साहब से मेरी गुजारिश है, खुदा दा वास्ता जे पहले 24-25 कैंडिडेट जना खड़े हो, वो जितोगे तो उसके बाद इनकलाब आएगा ना। ऐवी जना तमामा मांगते फिरते पे हो जाना। चौहान साहब चलें, कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। चूँकि कश्मीर का इलेक्शन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, तहरीक इंसाफ भी इसे 2023 से पहले एक ट्राई समझ लिया है, या एक समझ लिया है कि ये टेस्ट केस है कि इस टेस्ट केस में कौन जीता है। पाकिस्तानी सियासत की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत में PDM आपके ख़िलाफ़ थी, ख़त्म हो गई। बिलावल वर्सेस मुस्लिम लीग नून शुरू हो गई, ये सारे मामला शुरू हो गए। लेकिन उससे खौफनाक चीज़ ये है, ये तो आपका सियासी, आप जितने लोगों पे आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, जितने सियासी जमातों के लोगों पे कि इन्होंने करप्शन की, जिस बुनियाद पर आप आए हैं कि हमने करप्शन का खात्मा करना, वो सब के सब जो है अदालतों से उनके जो तफसीली फैसले आते हैं वो बड़े खौफनाक हैं। वो इस तरह लगता है जैसे नैब के ख़िलाफ़ ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। मुझे अब एक चीज़ बताएं राना साहब, अदालतें और नैब जो है ना वो इमरान खान साहब के अंडर है या हुकूमत के अंडर है या PTI के अंडर है? भाई वो आज़ाद हैं। ये सवाल पूछें आप नैब के तर्जमान से, पूछें ये सवाल पूछें आप अदालतों से पूछें। हमारा तो कोई लेना देना नहीं। हमारा तो इस हद तक है कि जो प्रोसिक्यूशन के अदारे हैं उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और PTI की हुकूमत ने फ्री हैंड दिया। अब अगर उनमें से कुछ की और इस जमानतें हो रही हैं कि उनको रिहाई नहीं मिल रही, उनको जनाब पाकि साफी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, जमानतें 302 के अंदर भी अमेरिका और यूरोप के अंदर भी हो जाती है जना, ये तो कोई वो चीज नहीं है। लेकिन अगर ये हो भी रही है और जिसके हवाले से आपकी एप्लीकेशन है, मेरी भी यही है, आम पब्लिक की भी यही है
उसके हवाले से फिर इनसे पूछे ना अदालतों से, हमको अदालतों के तर्जुमान तो नहीं है। नहीं, आप अदालतों की तर्जुमान नहीं है, लेकिन आपका ये दावा था कि इन लोगों ने करप्शन की है। फिर कहाँ पे खराबी है कि इनकी करप्शन साबित नहीं हो? ये अदालती सिस्टम के अंदर है ना, इंसाफ के सिस्टम के अंदर है, इंसाफ के सिस्टम के अंदर है ना। और 25 अरब रुपए की जनाब मनी लॉन्ड्रिंग रमजान शुगर मिल चाहिए। शहबाज शरीफ साहब से पूछो तो वो कहते हैं भाई जी मेरे बदतमीजी कर देने और तुसी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना से जानते हो जना FIR दफ्तर खुदा के बंदो 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। आपका बेटा अपने मुंह से मान रहा है, मुझे नहीं पता जी, पता नहीं कौन जाना वो मेरे अकाउंट में जाना ये अरबों रुपए डाल जाता है जाना। साढ़े बच्चों की कौन 5 रुपए की टॉर्नेटो की मिलती है तो इन्हों की कौन जाना 1.5-2 अरब से दिए। चौहान साहब आपने मियाँ साहब का जिक्र कर दिया, वो कहते हैं गुजरा जमाना वापस नहीं आता, इमरान खान ने गुजरा दौर वापस ले आए हैं और 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इजाफी बिजली थी तो लोड शेडिंग क्यों है? एक घर नहीं आपने बनाया, 50 लाख घरों की आपने बात की, एक नौकरी नहीं आपने दी, नौकरियां तो लोगों से छीन ली। मसला ये है कि इन्होंने अपने दौर के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अरबों रुपए की कमीशनें खा के और अपने जाती भी बिजली घर बना दिए, अपने पार्टनर्स के भी बना दिए, अपने दोस्तों के भी बना दिए, अपने दोस्तों को भी बना दिए। लेकिन उस बिजली की ट्रांसमिशन जो महंगी तरीन बिजली ये बनाते हैं और खाते हैं ये पैसा कौम का, उसकी ट्रांसमिशन के लिए 4 आने नहीं लगाए, ना आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, ना फीडर्स के ऊपर, ना कंडक्टर्स के ऊपर, ना ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, ना आपके पूरे सिस्टम के ऊपर। सूरत हाल ये है कि बिजली की ट्रांसमिशन के लिए आपका सेटअप सारा गड़बड़ हो जाता है। जब बिजली की लोड बढ़ता है, जब यूजेज का, तो वो ट्रांसमिट होने के लिए सारी चीजें फ्लॉप हो जाती हैं। अब उसकी तरफ हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है कि उसकी ट्रांसमिशन के ऊपर भी जो है ना कम से कम तवज्जो दी जाए कि किस तरीके से उसको ट्रांसमिट करना है। तो ये असल प्रॉब्लम ये है, तो अब उस पर तो इंशाल्लाह तवज्जो दे रहे हैं। बाकी अरबों रुपए का पैसा इन तमाम बिजली घरों से प्राइवेट निगोशिएट करके जो बड़े ऊंचे रेट्स के ऊपर यहाँ तक तय किया हुआ था कि बिजली आगे यूज हो या ना हो, ये पैदा करें या ना करें, इनको पैसे अरबों रुपए मिलेंगे। ये लूट मार थी इनके दौर के अंदर जो खत्म की गई, उनसे नए सिरे से माहिदे किए गए, अरबों रुपया पाकिस्तान की इकॉनमी का बचाया और अब बिजली की ट्रांसमिशन को बेहतर करने के लिए भी सारा सिस्टम इंशाल्लाह बना रहे हैं। चौहान साहब, कोई ईद से पहले लॉकडाउन के हवाले से कोई पॉलिसी आपकी हुकूमत की, लॉकडाउन करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं? कोशिश तो यही है कि चीजें ना हो। प्राइम मिनिस्टर साहब भी, असद उमर साहब भी, NCOC भी, सारे यही समझा रहे हैं कि एहतियात करें, अवाम मास्क पहने और बहुत ज्यादा फंक्शन मिक्सअप होने की चीजें ना करें, तो अल्लाह पाक करम करेगा। जना पहले भी लॉकडाउन मुकम्मल तो खैर नहीं लगेगा, ये तो बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। स्मार्ट लॉकडाउन इट मे बी पॉसिबल, अल्लाह ना करे कहीं पे किसी शहर के किसी एरिया के अंदर ऐसे हालात बने। चौहान साहब, आने वाले दिनों में हुकूमत जो है क्या ये फैसला कर चुकी है कि इलेक्शन 2023 में होंगे या हुकूमत 2023 से पहले इलेक्शन करा सकती है? ओ भाई वाह क्यों, अल्लाह पाक का करम है, मामलात ठीक जा रहे हैं, इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की इज्जत गैरत खुददारी के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होके जो है ना पाकिस्तान की जंग लड़ रही है और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो 5 साल का मैंडेट मिला है, आराम से 5 साल पूरे करेंगे। एक आखिरी सवाल है, ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली फ्लोर पे कहा कि नूर आलम साहब ने कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो कहते हैं कि हाँ वाकई मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तमाम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के करीब है। ये सॉफ्टवेयर कौन सा नजरिया रखता है? यार मैं इसके ऊपर क्या डिस्कशन करूं, जो ना ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, देखो बात ये है कानून की पेचीदगियों से और पाकिस्तान के इंसाफ के सिस्टम की खराबियों की वजह से कोई बंदा जमानत करा के आ जाए तो वो ये ना समझे कि जना कि वो कोई बहुत बड़ा हीरो या कोई बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है। जो लूटमार इन्होंने की है वो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से, सियालकोट की आवाम ने भी देखा है, ठीक है ना जी। और बाकी यहाँ तक मैंने 2014 के अंदर मैंने ये चीज ब्रेक की थी कि एक जनरल कंपनी थी जना इनका बिजली बनाने वाली, उसके अंदर इनकी पार्टनरशिप थी जनाब, इनकी अपनी पार्टनरशिप थी और ये उस वक्त वजीर बिजली थे। वजीर बिजली का अपना जनाब प्राइवेट जनाब बिजली घर जनाब, उसके अंदर जनाब पार्टनरशिप। बाद में फिर उन्होंने वो बैकआउट किया जब मैंने पहली दफा जनाब 2014 में ये चीज डिस्क्लोज की थी एक चैनल में। वो इस तरह की लूट मार ये करते रहे हैं। अब कानून की पेचीदगियों और कानून का सिस्टम के गड़बड़ होने की वजह से जमानतों पर बाहर आ जाते हैं, तो ये अपने आप को बड़े साधु जनाब बनाने की कोशिश करते हैं। बाहर आके बातें करने वाले खुद को साधु साबित करते हैं और गुज़श्ता हुकूमतों में इनकी अपनी पार्टनरशिप बिजली कंपनीज के साथ जारी रही है और ये इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत पर आयद करते हैं। बहुत शुक्रिया फैयान चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन में इलेक्शन चोरी के हवाले से जो वावेला किया जा रहा है उसमें किस हद तक सदाकत है? क्या ये एक सियासी बयान है या फिर वाकई इसमें कुछ हकाइक नज़र आते हैं? जैसा कि मरीम नवाज़ ने कहा कि वज़रा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं लेकिन वहाँ पर एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि सीटें कम हैं और इन्हें अपनी हार अभी से नज़र आ रही है, इसलिए ये चोरी का वावेला कर रहे हैं। तो हकाइक क्या हैं? आने वाले दिनों में अभी तक की जो कैंपेन है उसका असर क्या निकलेगा? इसी पर रुजू करते हैं राणा साहब की तरफ। राणा साहब, कश्मीर का इलेक्शन अभी तक ज़मीनी हकाइक देखे जाएं तो पोजीशन किसकी मजबूत है, और इलेक्शन चोरी का जो इल्ज़ाम लग रहा है उसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए यासर, एक तो ज़हन में रखिएगा, कश्मीर के इलेक्शन में इस दफ़ा इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों ने वाज़े तौर पे ये रिपोर्ट्स बना के दे दी हैं, कह दिया है कि कश्मीर के इलेक्शन में कोई ऐसा काम ना किया जाए, ना कोई ऐसा काम होगा कि जिससे आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुँचे, जिससे कश्मीर जो पाकिस्तान जिस मसले पे सबसे ज़्यादा बोलता है उसको दागदार किया जाए। ज़हन में रखिएगा, ये भी लिखा कह दिया गया है कि अगर इस कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से कुछ शक व शुबहात आते हैं सामने, कोई शोर मचता है, तो उससे आज़ादी मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक जो है उसको नुकसान पहुँचता है, सही, उस पर शोर मचता है और बहुत से लोगों के जो हैं उससे जज्बात मजरू होते हैं। तो एक तो आपको क्लियर कर दूँ यार सर कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करने की जो बात की जा रही है ये सिर्फ दावे हैं। माजी में बहुत दफ़ा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी हुए हैं, बेइंतहा, बल्कि हर दफ़ा ही हुए हैं। इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो चोरी नहीं होंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ, आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा बड़ा मज़ेदार रिजल्ट आएगा। चले मैं आपको एक ख़बर ब्रेक कर दूँ, ये मैं ज़मीनी हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर में जो जिस शख्स एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो 5 से 6 सीटें होंगी या 4 से 6 सीटें, वो किसी की भी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। सही, मैं फिर कह रहा हूँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये लिख लीजिएगा, इसकी 5 से 6 सीटें या 4 सीटें जो हैं ये अहम किरदार अदा करेंगी किसी की हुकूमत बनाने में। पीपल्स पार्टी के पास नशिस्तें कम है, आपको पता है, उनमें से वो उन तमाम नशिस्तों पे नहीं जीतेंगे। यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो आज़ाद कश्मीर की PMLQ या MQM, जिस तरह याद होगा आपको हामिद नासिर चट्ठा याद है, 5-6 सीटें थी अख्तर बरियों के, ये सारे तो उसके साथ हुकूमत उन्हीं की चलती थी। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। अब कश्मीर के अंदर तो जिन जिन इलाकों में, मैं फिर बार बार कह चुका हूँ कि जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के बागी खड़े हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का जीतना मुमकिन नज़र ही नहीं आ रहा। मुजफ्फरगढ़ में बहुत मुश्किल है, मुजफ्फराबाद में जहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार जो है वो सबका बड़ा पुराना मुस्लिम लीग नून में चला गया, उसको टिकट मिल गई, आज़ाद भी खड़ा है। एक और जगह बागी खड़ा है। इसी तरह हल्का 6 है समानी, वहाँ पे आज़ाद में अब्दुल रज़ाक जो है तहरीक इंसाफ का पुराना उम्मीदवार, वो नज़रियाती तौर पे खड़ा है, और जिसको वहाँ टिकट मिली है मुस्लिम तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून से जो तहरीक इंसाफ में गया है, अली सोनी, शान सोनी ऐसा कोई है, वो उसकी पोजीशन कमज़ोर इसलिए है कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा है। वहाँ पे नून लीग की कुछ सीटें नून लीग के पास आएंगी या सर, कुछ सीटें जो हैं ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के पास आएंगी, उसके बाद नून लीग, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना वोट बैंक, अपना हुकूमत बनाने में, कानून साजी करने में अहम किरदार अदा करेगी। अब इसी हवाले से आप ज़हन में रखिएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, इसमें एक 2 नशिस्तें, एक सियालकोट शकरगढ़ की भी आती है, एक लाहौर की भी आती है। लाहौर वाली तो वो जीत जाएगी, तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, वो नून लीग के दौर में जीत गए थे, मतलब उनके इतना हम था, अभी जीत जाएंगे। अब शकरगढ़ नारोवाल इस साइड पे आप ज़हन में रखिएगा, दानियाल अजीज़, एहसन इकबाल, उसके बाद ख्वाजा आसफ़, ये वो लोग हैं जो वहाँ पे बड़े मुतहर्रक हैं। गुलाम दस्तगीर गुजरांवाला में। अब वहीं पर एक ज़मीनी इलेक्शन भी हो रहा है। अब मुस्लिम लीग नून हर सूरत में चाहती है कि अब ज़मीनी इलेक्शन की कामयाबी इससे मशरूत है कि हम वहाँ पर 25 तारीख को होने वाले इलेक्शन में मुहाजिरीन की जो सीट है वो भी जीतें, तो उससे असर मुस्लिम लीग को मिलेगा, तकवीयत मिलेगी। तो ये सारा एक सिनेरियो बनना है, वहाँ पे महरूत हुकूमत बननी है, मांगे तांगे की हुकूमत बननी है, एक मुकम्मल जो आप कहते हैं ना वो नहीं मिलना। और मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन चोरी वाला मामला ख़त्म हो गया है। मैं ये आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अहम तरीन अदारे किसी सूरत में भी
इस पर उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ रखा, किसी सूरत में ये नहीं होने देंगे। और यहाँ पे देखें जो इलेक्शन में होता है ना थोड़ा बहुत कि जनाब यहाँ पे वज़ीर चले गए या फ़लाँ चले गए, भाई वज़ीरों ने जाके वोट तो नहीं डालना। अब मरियम साहब के जलसे में कल नोट निछावर नहीं किए गए, क्या वहाँ पे नोट फेंके नहीं गए, क्या उम्मीदवार नोट नहीं लेके जा रहे, सब कुछ हो रहा है, उम्मीदवार लगा रहे। वज़रा के कहने पे अगर वोट मिलते होते तो पंजाब या वफाक के उसमें KPK के अंदर और सिंध में ज़मीनी इलेक्शन ये हारते, ये नहीं हार सकते थे। ये अब आवाम बड़ी मेच्योर हो चुकी है। वज़रा के कहने पे अगर किसी जगह 5 लाख वो दिखा रहे हैं या 1 लाख दिखा रहे हैं तो उससे 92,000 वोट है, किसी जगह 1 लाख वोट है, उसमें 2,000 3,000 या 1,000 का तो फ़र्क पड़ सकता है, सारा वोट एक तरफ नहीं होता। अब ये पॉलिसी हम देखें, मुस्लिम लीग नून को तकलीफ ये है कि 5 साल वो वहाँ पर हुकूमत करी थी। आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो 5 साल उन्होंने वहाँ हुकूमत किया, जवाब उसको उनको देना चाहिए, वो मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ से। भाई कश्मीर का इलेक्शन है ना, तहरीक इंसाफ से जवाब मांगे हैं पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन का, यहाँ के इलेक्शन का, वहाँ के इलेक्शन का किस तरह आप जवाब मांग सकते हैं? तो इलेक्शन चोरी नहीं हो रहे जी, या सर जो असल बात है इलेक्शन चोरी नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अहम दायरे जो हैं वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ा हों, किसी सूरत में नहीं चाहते कि कश्मीर के इलेक्शन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर, खास कश्मीर का मामला है ना, पाकिस्तान की जगह हंसाई हो और कश्मीर की वो तहरीक जो मकबूजा कश्मीर में है वो इन इलेक्शंस के साथ इस हुकूमत के साथ बड़ी जुड़ी होती है, बड़े करीबी रिश्ते होते हैं, बड़े तल्लुकात होते हैं, वहाँ पे बड़ा असर पहुँचता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे ये ऐसा मामला। सही, कभी नहीं चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा पहले ही कहा था कि जब बजट पेश किया जाएगा तो बजट के बाद बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले भी हो सकते हैं, वज़रा के चेहरे भी तब्दील हो सकते हैं, उसकी एक लहर चलेगी। तो इब्तदाई लहर का आगाज़ हो चुका है। पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले हुए हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं? जो वज़रा की सतह पर तकर्रो तबादले थे वो शायद अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से अभी कुछ डिले पे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े नाम तब्दील हो जाए और हो सकता है कि वर्क कुछ ऐसा हो गया हो कि आने वाले दिनों में वो नाम तब्दील ना हो। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में किस किस का तबादला हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन नया आया? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं या छोटे पैमाने? बड़े पैमाने पर तबादले। यहाँ से याद करें, हमने कहा था कि ये बजट गुजरने दें तो एक बहुत बड़ी लहर चल रही है तबादलों की, और सरकारी शख्सियात की, बड़ी अहम शख्सियात जो उनके तबादले होंगे। किसी को क्यों तब्दील किया गया है उसकी वजूहत बड़ी क्लियर है। अगर एक शख्स पंजाब हुकूमत गिला करती है या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बड़े गिला करते हैं कि हम इनसे मुतमिन नहीं है, तो उनको तब्दील कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उनको वफाक में भेज दिया जाता है, वफाक समझता है कि हमारे मुताबिक ये काम करेंगे तो उनको रख लिया जाता है। मेरे पास जो आज तबादले हुए इसमें देखें, चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो एक मीटिंग ली जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी शामिल था, ऑनलाइन जो इन कैमरा मीटिंग थी, बल्कि इन कैमरा नहीं कह सकते, ऑनलाइन मीटिंग थी। उन्होंने लाहौर भी आना था, मौसम की खराबी वजह नहीं आ सके, उसमें बड़ी कुछ चीज़ें उनके सामने आई, कुछ रिपोर्ट्स थी। तो इसमें जो तकर्रर तबादले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोहम्मद अली आगा, सही बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको तब्दील कर दिया गया है, इनकी खिदमत जो वफाक के सुपुर्द कर दी गई हैं। आप हो सकता है वफाक भी कोई अच्छा उहदा मिल जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग ज़फ़रुल्लाह को तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर बैरिस्टर नबील अवान, इनको भी तब्दील कर दिया गया है। शाहिद जमान को सेक्रेटरी जंगलात लगा दिया गया है। जफ़र नसरुल्लाह को एडिशनल होम सेक्रेटरी होम लगा दिया गया है। मोहम्मद आमिर जान, अच्छा इनकी आमिर जान ने वहाँ बड़ा काम किया था, बड़ा काम कर रहे थे, इनको जो है सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर लगा दिया गया, क्योंकि स्पेशल हेल्थ केयर बड़ा इस वक्त शोर मचा हुआ था और इनको लगा दिया गया। सेक्रेटरी जंगलात जवेद इकबाल बुहारी को भी तब्दील कर दिया गया, और मेरी तला है जवेद इकबाल बुहारी को OSD बना दिया। मेरी तला है कि आने वाले चंद घंटों में, चंद दिनों में मज़ीद तबादले होंगे। अब तबादले जो है, तो मैंने आपको बड़ी क्लियर कहा है कि ये रूटीन तबादले नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये रूटीन के तबादले हैं, ये रूटीन के तबादले नहीं है यासर, ये तबादले बड़े अहम तबादले हैं। क्या ये तबादले पंजाब हुकूमत की किसी शिकायत पर किए गए हैं? क्या ये तबादले चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी के किसी के की शिकायत पर किए गए हैं? क्या ये तबादले किसी रिपोर्ट्स की रोशनी में किए गए हैं? तो ये चीज़ें चंद दिनों में सामने आ जाएंगी। लेकिन हमने कहा था, मेरे सोर्स ये कह रहे हैं कि इन तबादलों के बाद एक और रेला आएगा तबादलों का, उसमें कुछ पुलिस के अफसरान भी शामिल हो सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। और उसके बाद ज़रा कश्मीर का इलेक्शन गुजरने दें। देखें, बजट सारे पास हो गए हैं, हालात मामूल पे आना शुरू हो गए हैं, तो इस वक्त में कुछ तबादले और कुछ रेला तबादलों का ये बड़ा किसी और तरफ इशारा कर रहा है कि हुकूमत ने कमर कस ली है। हुकूमत के पास कुछ रिपोर्ट्स थी, उनकी रोशनी में ये सारा कुछ हो रहा है। आप ज़हन में रखिए ना, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ केयर
इनको तब्दील क्यों किया गया इस वक्त में जब कोरोना की चौथी लहर है? तो फिर उसके बाद मोमन आगा साहब तो राना साहब बड़े एक्टिव आदमी थे, उनके क्या वज़रा के तबादले होंगे, कोई बड़ा नाम तब्दील होगा या वो किस्सा अब तमाम हो चुका? कोई किस्सा तमाम नहीं हुआ, बिल्कुल होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि कुछ ब्यूरोक्रेसी के और बड़ा तबादलों के रेल आएगा, उसके बाद उस तरफ ही जाएगा काम शुरू होगा। ये गुजरने दे बकरा ईद ना, ईद कुर्बान जो है ना, सबको खुशी से मनाने दे। ब्यूरोक्रेसी बेचारी खुशी से नहीं मना सकी, सियासतदानों को खुशी से मनाने दें। तो बकरा ईद के बाद वो जो होता है ना गम का महीना, वो मुहर्रम का है। चले आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुस्बत इशारिये के हवाले से। पाकिस्तान में जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है और ये मुस्बत इशारियों के हवाले से रिपोर्ट्स जो डेली बेसिस की बुनियाद पे या माहाना मुरतब हो रही हैं, हुकूमत को नवीद क्या सुनाई गई? हुकूमत मुतमईन किस चीज़ पर है? हुकूमत को आने वाले दिनों में किस हद तक उम्मीद है कि वो इसी मुस्बत इशारिये के बिना पर अपनी आइंदा इंतखाबी कैंपेन में भी जाएंगे और आने वाले दिनों में मुआशी जो इस्तेहकाम है वो मज़ीद लाया जाएगा? राना साहब, 2022 के हवाले से हुकूमत के टारगेट क्या हैं और उस हवाले से अब तक अचीवमेंट क्या है? देखिए यार सर, जो मैं बात बताने लगा हूँ, ये हुकूमती वज़रा तो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में आपको नज़र आ जाएगा। मेरे पास ये है इतला है कि हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा सीनियर्स लोगों का ग्रुप है जो अब बहुत मुतमिन बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़री शुबा हमारा बेहतरीन हो गया, छोटा ज़मींदार बड़ा ज़मींदार नहायत खुशहाल हो गया, खाद महंगी हो या ना हो उसको प्रॉफिट बड़ी बेहतरीन आ रही है। उनका ज़्यादा पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो मुतमिन है। उसके बाद पाकिस्तान के जो माशी इशारे हैं यासर, वो बड़े अच्छे होना शुरू हो गए। अब फैसला ये हो रहा है कि अगर 2022 तक, ये 2022 का मैं आखिरी कह रहा हूँ, एंड जो है नवंबर दिसंबर, वहाँ तक इनके ये माशी इशारे मज़ीद बेहतर हो गए। महंगाई पे ये कंट्रोल करने लगे हैं यासर, और ये डंडा पकड़ के कंट्रोल करने लगे हैं। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, डंडे पकड़ने लगे हैं। डंडा समझते, मैं डंडा कहने का मतलब है कि सख्ती करने लगे हैं, ना पकड़ के ये करने लगे हैं महंगाई पे कंट्रोल, आवाम को कुछ सहूलतें देने लगे हैं। इनका टारगेट है कि दिसंबर तक लोगों को बेइंतहा घर भी मिल जाएंगे, दिसंबर तक इनके जो हेल्थ कार्ड है उनका मामला भी कंप्लीट हो जाएगा, महंगाई भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दिसंबर के बाद बिजली जो है, क्योंकि मौसम भी चेंज होगा ना, तो बिजली के रेट्स भी को नीचे आना शुरू हो जाएंगे, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद इनका जहन है कि 2022 में जब इनके मुआशी इशारे बेहतर हो जाते हैं और ये देखते हैं कि अब ज़राअत से हट के भी हर शोबे में लोगों को बहुत कुछ मिलना शुरू हो गया है, तो फिर ये अपोजिशन पर एक ऐसा वार होगा कि अपोजिशन 2023 की तैयारी कर रही होगी और हुकूमत चैलेंज करके 2022 में इलेक्शन कराने का भी ऐलान कर सकती है। 2022 में भी इलेक्शन कराने का ऐलान कर सकते हैं। चौहान साहब तो बड़ी सख्ती से डिनाई, मैंने कहा सारे वजीर यही कहेंगे, लेकिन जिस तरह अगर इनके ये मुआशी इशारे बेहतर होते गए, मैं जिस तरह आपको बताया कि दिसंबर के बाद आप देखेंगे ना चेंजिंग आ गया, दिसंबर तरह चेंजिंग होती जाएगी, हर चीज़ चेंज होती जाएगी। तो उसके बाद ये वो कहते हैं ना संभलने का वक्त नहीं देंगे, अपोजिशन देखती रह जाएगी कि उन्होंने होया की है। ये मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ, अपोजिशन देखती रह जाएगी। अचानक जब आप देखते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कि जनाब मैंने पहलवान है, मैं खाड़े में उतरना, मैंने दंगल जीतना है, और आप रोज़ाना वो घी शक्कर चने चुने बादाम खाते हैं, तो तैयारी आपकी 25 दिन की है और आपको 13 दिन बाद कहा जाए आओ जी मैदान में आ जाओ, आपने कुश्ती करनी है, दूसरा पहलवान तैयार हो, आप तैयार ना हो, तो आप तो फिर वक्त से पहले। यानी अगर हुकूमत की तवक्कुआत पे तमाम मुआशी इशारे पूरे उतर आते हैं, वो अपना गोल अचीव कर लेती है, तो हो सकता है कि वक्त से पहले भी इंतखाबात का इनकाद करवाया जा सके, लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत की तवक्कुआत होनी चाहिए। नाज़रीन, दिलास स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।